सभी भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मेरा नमस्कार। मैं आज आपसे थोड़ी गुणक पर चर्चा करूंगा, मल्टीप्लायर पर, जो अपने फर्स्ट पेपर के यूनिट 4 में एक टॉपिक लगता है। मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि सभी जो ऐसे टॉपिक हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है उन सभी पर मैं चर्चा करूँगा। तो गुणक क्या होता है? गुणक निवेश और आय के बीच का संबंध है। निवेश में कितना परिवर्तन होगा तो आय में इतना परिवर्तन होगा, यानी इतना निवेश करोगे तो आप इतनी आय कमा लोगे। यानी निवेश और आय के बीच का, ये इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच के संबंध स्थापित करता है, उनके परिवर्तनों को माप करता है। और जो ये गुणक का मूल्य है उसे हम के से निरूपित करते हैं और इसे हम इन्वेस्टमेंट के साथ रखते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट में इतना परिवर्तन होने से आय में इतना परिवर्तन आएगा। और अगर इसके विचार की बात करें तो सबसे पहले आर.एफ. काहन नाम के एक व्यक्ति ने, आर.एफ. काहन नाम के अर्थशास्त्री ने इसका दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया था, लेकिन हम इसे किन्स से ही जोड़ते हैं क्योंकि इसका जो हम लोगों तक पहुंचाने का काम या इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर यूज़ करने का, डेवलप करने का जो काम किया था वो प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने किया था। तो गुणक का मूल्य मतलब निवेश और आय के बीच संबंध, इतना परिवर्तन करोगे निवेश में तो इतना परिवर्तन आपकी आय में होगा। और ये यानी डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब हो गया आपका परिवर्तन, डेल्टा वाई इक्वल टू के डेल्टा आई, यानी के जो मूल्य है, यानी अगर इतना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होगा तो आय में इतना परिवर्तन होगा, यानी के है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, यानी वाई और आई के बीच का संबंध है। डेल्टा वाई को हम अंश के रूप में यानी ऊपर रख रहे हैं, डेल्टा आई हमारे आधार में आ रहा है, इसका मतलब हम आई के साथ वाई की तुलना कर रहे हैं। तो निवेश गुणक का मूल्य हमेशा एक और अनंत के बीच होता है, यानी एक से ऊपर होता है। गुणक का मूल्य कभी एक से कम नहीं आता है, ये एक से ऊपर होता है। और दूसरी बात, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं इस पर कि गुणक का जो गुणांक है वो के है, गुणक का मूल्य है वो जो के है वो एक से अनंत के बीच में होता है, एक से कम नहीं होता है। और यह जो गुणक है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है या उस पर आधारित तो है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के बीच में सीधा संबंध होता है, MPC और गुणक में सीधा संबंध है। यानी जो सूत्र के गुणक से निकालते हैं हम, यानी के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, वो ही सूत्र हम लगा सकते हैं MPC के लिए। इन दोनों में सीधा संबंध है। यानी अगर गुणक का मूल्य एक है तो इसका मतलब है कि आपकी सारी आय है वो बचत की जा रही है, और अगर गुणक का मूल्य अनंत है तो इसका मतलब है कि सारी आय का उपभोग किया जा रहा है। यानी ये बचत और उपभोग के बीच निवेश और आय का संबंध है, तो आप तय कर सकते हैं इससे। इसकी जो समीकरण है, फॉर्मूलाज हैं, वो मैं बोल्ड पर आके समझाऊंगा, लेकिन अभी हम केवल इसकी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। और जैसे गुणक का मतलब निवेश और आय से संबंधित, वैसे इसका जो दूसरा पार्ट है एक्सीलरेटर या त्वरण, वो निवेश और उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, इसको देखो, ये भी एक सिद्धांत है, एक नियम है कि इतना परिवर्तन करोगे तो इतना परिवर्तन होगा आय में। तो जहाँ सिद्धांत की बात आती है वहाँ हम बात करते हैं कि कुछ मान्यताएं होंगी, तो यहाँ भी कुछ मान्यताएं मानता है। ये मानता है कि जो MPC की हम बात कर रहे थे उसको स्थिर माना है, यानी MPC में लोगों की उपभोग करने की जो टेंडेंसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। उपभोग चालू आय का फलन माना गया है और इसमें प्रभावी मांग के अनुरूप पूर्ति उपलब्ध है। औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था होगी, कीमतें स्थिर रहेंगी, पूर्ण रोजगार से अपेक्षाकृत कम स्तर का होगा इसमें अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था जिस पर विदेशी प्रभाव का कोई असर नहीं है, और इसमें आपके स्वायत्त निवेश में प्रेरित निवेश का अभाव रहेगा। यानी केवल ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट है वो ये प्रेरित निवेश नहीं है, और ज़्यादातर मात्रा प्रेरित निवेश की होती है, उसको अभाव में रखा गया, ये मान्यता है। किन्स ने भी कुछ मान्यताएं रखी हैं। किन्स ने क्या कहा था कि अनैच्छिक बेरोजगारी वाली अर्थव्यवस्था में ही ये निवेश की प्रक्रिया लागू होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी वाली अर्थव्यवस्था में, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था में, और लोचदार पूर्ति होनी चाहिए। और
क्षमता भी क्या हो, कैपेसिटी भी क्या हो, एक्स्ट्रा हो, लोचदार पूर्ति होनी चाहिए और अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए। ये बात कह दी मान्यता के बारे में। और इसमें कुछ कमियां थी, जैसे गुणक का रिसाव बोलते हैं कि भाई कभी कभी गुणक में हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं अर्थव्यवस्था में, लेकिन फिर भी गुणक के रिसाव की वजह से हमें उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए था। तो गुणक के कुछ रिसाव हैं, मतलब जो क्षय मान सकते हैं उस गुणक के वैल्यू में। जैसे बचत, अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तो लोग निवेश कम करेंगे। ये मतलब उसमें गुणक का मूल्य कम आएगा। अगर लोग बचत कम करेंगे, बचत ज़्यादा करेंगे तो निवेश कम करेंगे। ये बचत एक रिसाव है। प्रबल तरलता अधिमान, तरलता अधिमान का मतलब लोग नगदी में ज़्यादा अपने पास रखना उनकी पसंद है, तरलता अधिमान है उनकी। वरीयता में वो तरलता यानी नगद यानी लिक्विडिटी अपने पास ज़्यादा रखना चाहते हैं कैश के रूप में, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। और पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों का अगर क्रय करते जाएंगे तो इससे भी निवेश में कमी आएगी। बढ़ी हुई ऋणों को अगर चुकाने में हम कैश का उपयोग करेंगे तो वहाँ भी हमें निवेश की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। और ऊंची कीमतें बढ़ी हुई आय को सोख लेती, यानी कीमत स्फीति होगी, प्राइस इन्फ्लेशन होगी, तो ऊंची जो कीमतें बढ़ी हुई आय को सोख लेती हैं। इससे निवेश की मात्रा कम होगी। और आयात करते जाएंगे तो निवेश की मात्रा कम होगी। कराधान बढ़ता जाएगा तो निवेश की मात्रा कम होगी। तो इस तरह से ये निवेश की मात्रा जहाँ कम होगी उसे हम रिसाव बोलते हैं। किसके? गुणक के रिसाव। उसमें बचत है, आपका प्रबल तरलता अधिमान है, पुराने स्टॉक और प्रतिभूतियों का क्रय है, आयात है, ऋण विलोपन है, ये सभी रिसाव में आते हैं। गुणक की आलोचनाएं भी होती हैं कि गुणक उतना कारगर सिद्ध नहीं होता। तो क्या आलोचनाएं हैं? प्रोफेसर हार्ट ने इसे हार्ट किया है। प्रोफेसर हार्ट ने इसे हार्ट किया है, कहा है कि इसे ये पांचवा बेकार पहिया है। ये क्या है? ये पांचवा बेकार पहिया है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ पुनरुक्ति, मतलब ये केवल और केवल पुनरुक्ति मात्र धारणा बोलते हैं कि बस ये पुनरुक्ति होती है इससे कि इतना, ये मतलब ये आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि इसमें काल रहित है, टाइम का कोई महत्व नहीं रखा गया, इसमें काल रहित एनालिसिस है ये। और एमपीसी को जो हमने मान्यता में देखा कि एमपीसी को स्थिर मान रखा है, जबकि वो तो बदलती रहती है, तो ये भी इसकी आलोचना का एक कारण हो सकता है। किन्स का जो गुणक सिद्धांत है वो समय पश्चता के बिना तात्कालिक प्रक्रिया है, तात्कालिक क्रिया है। इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, ये तात्कालिक क्रिया है। ये समय रहित स्थैतिक संतुलन विश्लेषण है, संक्रमण की उपेक्षा करता है। ये समय रहित स्थैतिक विश्लेषण है, यह संक्रमण की बिल्कुल ही उपेक्षा कर देता है। प्रावेगिक विश्लेषण में समय पश्चताओं, प्रावेगिक एंड डायनेमिक, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था, स्थैतिक जो स्थिर है, यानी ये जो गुणक वाला जो मान लिया हमने वो तो स्थिर अर्थव्यवस्था में मान लिया, काल रहित स्थिर स्थैतिक अर्थव्यवस्था में मान लिया। प्रावेगिक विश्लेषण में समय पश्चताओं व समायोजन श्रृंखला का ध्यान रखा जाता है। तो ये इस तरह से ये व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चूँकि इस गुणक अवधारणा को किन्स से जोड़कर देखा जाता है, इसे किन्स का गुणक गुणांक ही बोलते हैं। तो इसमें अपने कुछ प्रख्यात अर्थशास्त्री कहते हैं कि किन्स का गुणक धारणा वो केवल अल्प विकसित देशों में लागू होती है, क्योंकि उसने एक मान्यता रखी थी कि अनैच्छिक बेरोजगारी हो, अनैच्छिक बेरोजगारी। तो कुछ लोग कहते हैं कि किन्स का जो ये अवधारणा है वो केवल और केवल कहाँ लागू होती है? अल्प विकसित देशों में लागू होती है, क्योंकि वो अनैच्छिक बेरोजगारी मानता है और अतिरिक्त क्षमता की बात वो करता है, संसाधनों की लोचदार पूर्ति की वो बात करता है। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो अल्प विकसित देशों की होगी। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि किन्स का जो गुणक गुणांक है वो अल्प विकसित देशों पर कम लागू होता है, ये विकसित देशों की लागू, क्योंकि उसने तो एक अतिरिक्त क्षमता की जो बात आई तो मेरे दिमाग में थोड़ा उसमें गलत बोल रहा हूँ। अतिरिक्त क्षमता होगी, लोचदार पूर्ति, ये उस अतिरिक्त क्षमता और लोचदार पूर्ति तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की नहीं चाहिए। औद्योगिक अर्थव्यवस्था ये भी उसका एक मान्यता है किन्स की, तो ये तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की है।
तो मैं उस मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। मेरा मतलब था कि किन्स का जो गुणक गुणांक है वो केवल विकसित देशों पर लागू होता है, अल्प विकसित देशों में ये कम लागू होता है, इसकी मान्यताओं के कारण ऐसा है। तो मैंने जो कुछ बोला है वो गलत बोला है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये केवल विकसित देशों पर लागू होता है, अल्प विकसित देशों पर किन्स का जो गुणक गुणांक है वो कम लागू होता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आय से उपभोग काफ़ी पीछे रह जाता है, वहाँ आय प्रजनन की गति धीमी होती है। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, एक बात ये कि हमने शुरू में पढ़ा था कि आरफ काहन ने इस गुणक की शुरुआत की। तो जो आरफ काहन ने जो शुरुआत की थी वो रोजगार गुणक था, ना कि वो निवेश गुणक था। किन्स ने जो विकसित किया वो निवेश गुणक है और काहन ने जो विकसित किया वो रोजगार गुणक था। और तो उस रोजगार गुणक की कुछ तथ्यों को लेकर के किन्स साहब ने इसे निवेश गुणक का रूप दिया था। ठीक है, हम इसी तरह छोटे छोटे बिंदुओं की बातचीत करते जाएंगे। और अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए, इन नोट्स में कुछ और, ये तो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह नोट्स चाहिए तो आप, मैं वीडियो में इसमें लिंक दे रहा हूँ। एक ऐप है शिक्षा 247, शिक्षा 247। उस ऐप से आप प्रत्येक यूनिट के नोट्स ले सकते हैं, जिन्हें आप 10-15 दिनों में बढ़िया तरीक़ों से तैयारी करके 15-20 दिन, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके उसके साथ अगर ये नोट्स देखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि 2 महीने को नाम देख करके लगता है कि सिलेबस तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ शिक्षा 247 पर, वो नोट्स आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे, इतना कॉन्फिडेंस देंगे, वो आपके सिलेबस को पूरा करने में आपके बहुत कारगर सिद्ध होंगे। क्योंकि प्रत्येक यूनिट, पहले पेपर की पहली यूनिट से दूसरे पेपर की 5वीं यूनिट तक, साथ में थर्ड पेपर के भी नोट्स उसमें हैं, सारे नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। तो अगर नोट्स आपके पास आ जाएंगे तो उनको आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाए गए हैं। और थर्ड पेपर का भी हिस्सा उसमें शामिल होगा, तो हम उसमें और मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए वो उपयोगी साबित होगा। आप शिक्षा 247 पर जाइए। बाकी मैं आपसे लगातार रूबरू होता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, आप अपनी समस्याएं मुझसे शेयर करते रहिए। मैं जल्दबाजी में था, लेकिन मैं जो अगला टॉपिक लेके आऊँगा वो इजी, मतलब पहली यूनिट का पहले टॉपिक यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स से चलेंगे। और हम सारे जो अच्छे अच्छे टॉपिक जिसमें लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए, उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हम मांग नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि मांग का क्या पढ़ाना है, मांग सभी को पता है, लेकिन जो टॉपिक चर्चा करने योग्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।